जनाब प्रोफेसर अलीमुल्ला साहब, डॉक्टर इम्तियाज अहमद साहब, जनाब शकील कासमी साहब, बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद कासिफ यूनुस साहब, जनाब अनीसुर रहमान साहब, जनाब यूनुस लोहिया साहब, जनाब बाबर यूनुस साहब, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर दिवाकर साहब, यहाँ सभी उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले कासिफ यूनुस साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मौके पर मुझे भी बुलाया। आज बिहार के पहले प्रीमियर मोहम्मद यूनुस साहब का डेथ एनिवर्सरी, 60 साल पहले उनका निधन हो गया था इंग्लैंड में। और ठीक ही कहा इम्तियाज अहमद साहब ने, कोइंसिडेंस, एक संयोग है कि उसी दिन भारत में लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 1952 में, जब चुनाव के बाद पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट हुआ। और उसी की याद में आज एक दिल्ली में पार्लियामेंट के दोनों सदनों का विशेष सत्र हुआ है, अधिवेशन हुआ है, और आज शाम में वहाँ इसको मनाने का फंक्शन भी है। और एक संयोग है कि उसी दिन मोहम्मद यूनुस साहब का डेथ हुआ। लेकिन बाकी तमाम लोगों ने कहा है, सचमुच ये सभी लोगों को मालूम नहीं रहता है, मालूम नहीं है कि मोहम्मद यूनुस साहब बिहार के पहले प्रीमियर थे। 1937 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी और जब कांग्रेस ने शुरू में गवर्नमेंट बनाने से इनकार कर दिया, तो शुरू के 4 महीनों के लिए मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार बनी। और उन्होंने कहा कि जैसे ही कांग्रेस जिस दिन तैयार हो जाएगी गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नर के कुछ डिस्क्रिशनरी पावर को लेकर के कांग्रेस को एतराज था और यहाँ वो सरकार नहीं बना रहे थे। तो शुरू के 4 महीने के लिए मोहम्मद यूनुस साहब बने, और जैसे ही कांग्रेस का ये डिसीजन हुआ कि नहीं अब हम सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने पद को छोड़ दिया। वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, लेकिन उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसका अगर विश्लेषण किया जाए, और उसका बहुत ही कम शब्दों में इम्तियाज साहब ने किया। अब जो उनकी पार्टी थी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, वो चुनाव लड़ी, 40 में से 20 जीते और 5 उनके सपोर्ट से इंडिपेंडेंट जीते। तो उनका तो प्रभाव था, और कांग्रेस पार्टी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो कांग्रेस पार्टी के भी 5 लोग जीते, दरअसल 4 ही लोग जीते, एक व्यक्ति 2 जगह से जीते थे। तो उनका इतना प्रभाव था। और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी का और मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के बीच की जो समझौता था, वो किसी कारण से एक जो रिश्ता बना था विश्वास का, वो कायम नहीं रह सका। और इसके चलते आगे का जो डेवलपमेंट हुआ है लोगों को मालूम है। पहली बार यहाँ पर उसके बाद ही मुस्लिम लीग को कोई यहाँ जमीन मिली है, आधार मिला हुआ। तो इन बातों को, इतिहास के इन कड़वी सच्चाई जो है, इससे लोगों को जानना चाहिए। वैसे है यहाँ पर भी एक तौर तरीका चलता है, बहुत सारी बातों को लोगों को भूल जाने दिया जाता है। एक सिलसिला है, एक तरीका है, सबसे आसान तरीका। और सचमुच ये सभी लोग भूले हुए, किसी को मालूम नहीं है, किसी को ध्यान में ही नहीं है। तो कम से कम उनके परपोते ने, उनके पोते ने कुछ इनिशिएटिव लिया, और पिछले कुछ वर्षों से ये लोग चर्चा कर रहे हैं। मुझे भी याद है कि पिछले 2-3 वर्षों से इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन एक व्यवस्थित तौर पर एक फंक्शन इन्होंने किया है पहली बार, और मुझे यहाँ शामिल होकर खुशी हो रही है।
और मैं देखता हूं इनके बारे में जो कुछ भी, अभी इम्तियाज साहब ने भी एक 2005 में आर्टिकल लिखा था, लेख लिखा था, उसकी भी कॉपी अभी देखने को मिली। लेकिन जो किताब का जिन लोगों ने आज ये किताब का विमोचन हुआ है, इसको हम देख रहे थे और साहब कितना काम 4 महीने में ही कर दी। अद्भुत है, आश्चर्य होता है कभी कभी। मैं उसी को देख रहा हूं, हर क्षेत्र के लिए काम हुआ, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए काम हुआ, तो उर्दू लैंग्वेज के लिए काम हुआ, वक्फ प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स से मुक्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाया, और रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ मुस्लिम्स के लिए कानून उन्होंने बिल लाया, बिहार यंग मेंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, कितने काम इन्होंने किए। और सबसे बड़ी बात है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात हम लोग करते हैं, कम्युनल वायलेंस नहीं होने देंगे, इसका संकल्प देखते हैं। औरंगाबाद में एक सांप्रदायिक तनाव हुआ और उस समय वो प्रीमियर थे, चले गए और वहां सीधे उन्होंने उसको कंट्रोल किया और खुद अपने लीडरशिप में मूर्ति विसर्जन के जुलूस का नेतृत्व किया। ये सारी बातें तो मामूली बात नहीं, सीधे चले गए। उस समय आप कल्पना करिए, आज की तरह इतना तो कम्युनिकेशन नहीं है, खबरें यहाँ आती नहीं है। उस समय तो किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफी वक्त लगता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी समय लगता था, लेकिन सीधे जगह पर पहुंचकर और किसी चीज को नियंत्रित करना। फिर हम देख रहे हैं साहब, डुमरांव में कोई विवाद था तो उसको भी रिजॉल्व किया। डुमरांव और डालमिया के, डुमरांव स्टेट और डालमिया के बीच में कोई डिस्प्यूट था, उसको भी रिजॉल्व करा। अरे अद्भुत है। एग्रेरियन क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में भी काम किया, अर्बन बॉडीज के लिए भी काम किया, लैंग्वेज के लिए भी काम किया, आइडेंटिटी के लिए भी काम किया, कम्युनल हार्मोनी के लिए उन्होंने काम किया। और हम देख रहे हैं कितना रिलीफ इन रेवेन्यू टू द फार्मर्स। फिर गन्ना के किसानों के लिए काम किया और डालमिया में। और उसके चलते जो इस किताब में लिखा हुआ है कि वहां एक फैक्ट्री और लगी जिसमें उस समय 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। भला बताइए, 1937 का 5 करोड़, आज का कितना होगा? हजारों करोड़ उसका वैल्यू सोच लीजिए आज के दिन में। ये मामूली बात है कुछ समय के अंदर। तो ये रत्न सब कहां छिपे हुए हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूं आपका कि ऐसे लोगों को, और मैं इम्तियाज साहब से कहूंगा कि उस समय की परिस्थिति पर उन्होंने एक लेख लिखा, थोड़ा इसका और विस्तृत अध्ययन करते हुए, छोटी सी पुस्तिका, और वो उर्दू अंग्रेजी के अलावे वो हिंदी में भी छपे, क्योंकि ज्यादातर जनता तो हिंदी ही जानती है, तो उसमें भी इसको छाप करके बांटना चाहिए। कम से कम लोग इतिहास तो जाने, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं किसी विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं यही जानता हूं लोग इतिहास जाने। बिहार के भी इतिहास को जानना चाहिए। हम लोगों ने पुरानी चीजें उभारी, किसी को याद नहीं था कि बिहार भी बना था। यानी पिछले 3 वर्षों से तो हम लोगों ने शुरू किया, 4 वर्ष, और उसी में शताब्दी समारोह भी हुआ। आज भला बताइए, दुनिया भर में जो बिहारी मूल के लोग रहते हैं उनको खुशी हुई कि हमारी भी एक पहचान है। हम दिल्ली गए, फिर मुंबई गए, वहां जो उत्साह देखा, यानी एक अपनी पहचान की भूख कैसी होती है, राज्य की एक पहचान की कितनी बड़ी ललक होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा। और जिस तरह से बिहार में सब लोग, सभी समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर मनाया, और एक एक बात सामने आ गई कैसे बिहार का गठन हुआ, दिल्ली दरबार में क्या हुआ, कैसे इसको कार्व आउट किया गया। हम लोगों के सामने समस्या थी कौन सा दिन अपनाए, तो वो 22 मार्च का डेट हम लोगों ने जरूर चुना कि चलिए जो नोटिफिकेशन का डेट है उसी को हम मानेंगे, और वो उसको मान करके एक किया। एक तो नोशनल होता है, एक तारीख तो आपने तय कर दिया, लेकिन दूसरी चीज है कि उसके इर्द गिर्द जो एक भावना बनती। तो उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि भाई इनका जन्म 1884 में हुआ, और कितना काम किया। बैरिस्टर तो थे ही, व्यक्तिगत जीवन की बात तो अनीसुर रहमान साहब भी बता रहे थे, उनका पर्सनल लाइफ कैसा था, ये सारी चीजें। और उस समय का दिमाग बताइए, आने वाले कल के लिए ग्रैंड होटल उन्हीं का बनाया हुआ,
हम लोग जब स्टूडेंट थे और जब मूवमेंट वगैरह होता था तो पटना के लिए ग्रैंड ही होटल सबसे बड़ा होटल था। अगर किसी को होटल के बारे में, और होटल के बारे में तो शुरू से लोगों को रहता था कि भाई ये कोई बहुत ही लग्जरी की चीज है, जो समाज के ऊपरी तबके के लोग हैं उनके लिए, उनकी पहुंच की सीमा में है, बहुत अमीर उमराओं के लिए है। लेकिन फिर भी होटल उन्होंने बनाया। आज कितने लोग बात कर रहे हैं कि भाई होटल नहीं, होटल नहीं। अब बाहर से जितने लोग आते हैं सब कहते हैं भाई पटना में होटल होना चाहिए। जो होटल है वो कम है, जगह नहीं मिलती है। और उस दौर में उन्होंने ग्रैंड होटल बनाया। कितना अग्र सोची थे। मैं तो देख करके सच पूछिए तो हैरान हूं। इस तरह की शख्सियत होती है। और ऐसे लोगों के बारे में मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। जो भी जानकारी उपलब्ध है और अध्ययन करके, और सारी चीजें उपलब्ध हैं उनके काम के बारे में, और जो कुछ भी था उसके बारे में उसको पुस्तक का आकार दे करके, अभी तो एक कुछ पेजेज हैं लेकिन उसी पेजेज में बहुत चीजें, तो उसको जरूर मैं चाहूंगा कि इम्तियाज साहब इसमें कुछ करें और एक उसी तरह से किताब एक्सक्लूसिव जो ऊपर लोगों को जानने में सहूलियत होगी। और अब एक दिलचस्पी पैदा हो, जानना चाहिए, अपने पुरखों को जानना चाहिए, किसने क्या किया उसको जानना चाहिए। फैसला जानकारी के बाद लोग खुद करेंगे, कौन सही कौन गलत, किसकी क्या भूमिका। लेकिन इतना तो तय है कि उनकी अपनी भूमिका थी, अपनी उनकी खास भूमिका थी। अगर भूमिका नहीं होती तो ये कोई साधारण बात थोड़ी है। 40 जो मुस्लिम सीट्स थे उसमें 20 उनकी पार्टी के और 5 उनके समर्थन थे, और कांग्रेस को भी के साथ भी उनका एक अंडरस्टैंडिंग था। तो समझा जा सकता है उस दौर में उनकी क्या अहमियत थी, और उनकी खासियत तो उनके कुछ काम से ही हम देखकर समझ सकते हैं। तो पूरी बात की जानकारी होनी चाहिए। और आज के इस अवसर पर मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक काम तो जरूर होगा कि अगले वर्ष से जो उनका जन्मदिन है 4 मई, इसी किताब से हमने देखा, उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनको राजकीय समारोह के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। और याद करना शुरू करें, नई पीढ़ी को मालूम हो जाए कि हमारे पहले प्रीमियर थे, पहले प्रधानमंत्री थे। अब किताब में भी चीफ मिनिस्टर क्यों लिखते हैं, प्रीमियर ही लिखिए, जो उस समय का शब्द। चीफ मिनिस्टर तो बाद में होना शुरू हुआ, उस समय तो प्रीमियर थे। तो पहले प्रीमियर थे, और उनके बारे में नई पीढ़ी को हम सब लोगों का फर्ज है कि हम जानकारी दें। फैसला तो नई पीढ़ी को करना है कि उन्होंने क्या किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों को बहुत ही उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया। और मैं और लोगों से भी कहूँगा, ये तो उनके परपोते और पोते इन लोगों ने किया, और लोग इसको सब लोगों को एसोसिएट करके इसको आप आगे बढ़ाइए। इस चीज़ को, उनके बारे में जानकारी कम से कम नई पीढ़ी तक जरूर पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। और इसमें जो भी